नमस्ते। आज हम बिहार के इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रही हैं जब हवाओं में बारूद और इनकलाब की महक थी। हमारे पास बिहार मैटर्स चैनल से कुछ बहुत दिलचस्प सामग्री है जो हमें आज़ादी की लड़ाई की जो मुख्य कहानी है उसके साथ साथ चल रही एक और कहानी बताती है। ये उन गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने सीधी कार्रवाई का रास्ता चुना था। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। जी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ कुछ हिंसक घटनाओं की एक लिस्ट नहीं देखने वाले। हम उस विचारधारा को, उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिसके तहत बिहार के क्रांतिकारियों ने काम किया। ये गांधीवादी आंदोलन के समानांतर चलने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली और साहसी लहर थी, जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में बस कुछ पन्नों में ही समेट दिया जाता है। तो इस कहानी की पहली और शायद सबसे धमाकेदार शुरुआत होती है 1908 में, मुजफ्फरपुर बम कांड से। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। निशाना था एक बदनाम जज डगलस किंग्सफोर्ड। हाँ, किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों के लिए एक आप कह सकते हैं एक प्रतीक बन चुका था। ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक। जब वो कलकत्ता में था तो उसने कई स्वतंत्रता सेनानियों को, खास तौर पर युगांतर के संपादकों को बहुत बहुत कठोर सजाएं सुनाई थी। उसका रवैया ऐसा था कि वो भारतीयों को कुछ समझता ही नहीं था। तो जब उसका तबादला मुजफ्फरपुर हुआ, क्रांतिकारियों ने तय किया कि उसे एक संदेश देना जरूरी है। कि तुम कहीं भी जाओ हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। और इस मिशन के लिए चुने गए दो नौजवान खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इनकी उम्र ही देखिए, एक 18 साल का और दूसरा 19 का। मतलब इस उम्र में तो लोग अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं और ये लोग देश के भविष्य के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर निकले थे। सही बात है। और उनकी योजना बहुत सटीक थी। उन्हें पता था कि किंग्सफोर्ड शाम को यूरोपियन क्लब से एक बग्गी में लौटता है। उन्होंने क्लब के बाहर एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार किया। जैसे ही एक बग्गी क्लब से बाहर निकली, जो बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्गी जैसी दिखती थी, उन्होंने उस पर बम फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और उन्हें लगा कि उनका मिशन कामयाब हो गया। लेकिन यहीं कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। हाँ। वो बग्गी किंग्सफोर्ड की थी ही नहीं। उस बग्गी में दो ब्रिटिश महिलाएं थीं, मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी। और इस धमाके में उन दोनों की दुखद मौत हो गई। मतलब एक पल में जिसे वो क्रांति की जीत समझ रहे थे, वो एक भयानक गलती बन गई। और इस गलती का अंजाम बहुत भारी था। धमाके के बाद शहर में एक तरह से अफरा तफरी मच गई। दोनों क्रांतिकारी अलग अलग दिशा में भागे। प्रफुल्ल चाकी कई किलोमीटर भागकर समस्तीपुर पहुंचे। उन्होंने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नंदलाल बनर्जी नाम के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने उन्हें पहचान लिया। जब चाकी ने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और गिरफ्तारी तय है, तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली। उन्होंने गुलामी में जीने से बेहतर शहादत को समझा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे खुदीराम बोस, जो रात भर में लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। थके हारे, भूखे प्यासे। वहां वो कुछ खाने के लिए रुके ही थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सोचकर ही अजीब लगता है, महज 18 साल का एक लड़का और पकड़ा जा चुका था। और जो इसके बाद हुआ, उसने खुदीराम बोस को अमर बना दिया। उन पर मुकदमा चला और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भूमिका स्वीकार की। 11 अगस्त 1908 को जब उन्हें फांसी दी गई, तो उनकी उम्र सिर्फ 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। कहते हैं कि वो मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक बयान था। उनकी शहादत ने क्रांति का चेहरा ही बदल दिया। अब क्रांति सिर्फ अनुभवी नेताओं का काम नहीं रही थी, ये नौजवानों का जुनून बन गई थी। 18 साल की उम्र में मौत को गले लगाना एक ऐसा शक्तिशाली संदेश था जिसने धीरे धीरे आज़ादी की पूरी सोच को चुनौती दे दी। इसने एक सवाल खड़ा किया, अगर एक लड़का अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकता है, तो बाकी देश क्या कर रहा है? सही कहा। इस एक घटना ने बिहार को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के नक्शे पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। लेकिन एक घटना, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पूरे राज्य में आंदोलन तो खड़ा नहीं कर सकती। इस आग को फैलाने के लिए कोई ना कोई नेटवर्क, कोई संगठन जरूर रहा होगा, वरना ये चिंगारी वहीं बुझ जाती। हाँ, और यहीं पर गुप्त समितियों की भूमिका सामने आती है। ये सिर्फ मीटिंग करने की जगह नहीं थी, ये तो क्रांति की नर्सरी थी, जहां विचारों को पाला पोसा जाता था और नौजवानों को तैयार किया जाता था। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ जोश और जुनून से क्रांति नहीं होती,
उस जोश को सही दिशा दिखाने के लिए एक सिस्टम, एक ढांचा तो चाहिए, वरना सब बिखर जाता है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली। ये समिति मूल रूप से तो बंगाल में शुरू हुई थी, लेकिन इसका बिहार आना इस बात का सबूत था कि यहाँ जमीन तैयार थी। तो ये समितियां करती क्या थीं? क्या ये सिर्फ भाषण और मीटिंग तक ही सीमित थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से कह सकते हैं एक समानांतर सरकार की तरह काम कर रही थी। अपनी भर्ती, अपनी ट्रेनिंग और अपना न्याय करने का सिस्टम। यहाँ नौजवानों को शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती थी, लाठी चलाना, हथियार चलाना। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी थी वैचारिक ट्रेनिंग। उन्हें बताया जाता था कि आज़ादी क्यों ज़रूरी है, ब्रिटिश राज कैसे देश को लूट रहा है, और क्रांति ही एकमात्र रास्ता क्यों है। ये एक तरह से दिमाग और तलवार दोनों को धार देने की जगह थी। और ये सिलसिला सिर्फ अनुशीलन समिति पर नहीं रुका। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1928 में मोतिहारी में बिहार युवक संघ और फिर 1929 में पटना में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिन्हा ने पाटलिपुत्र युवक संघ बनाया। ये नाम ही कितने प्रतीकात्मक है। पाटलिपुत्र जो एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, और युवक जो भविष्य की उम्मीद है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो बिहार राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। उस समय का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। और यहाँ ये सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं थी। भगत सिंह और उनके साथी एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां किसानों और मजदूरों का राज हो, जहां कोई किसी का शोषण ना करे। बिहार, जो हमेशा से कृषि और सामाजिक आंदोलनों का केंद्र रहा है, इस समाजवादी विचारधारा के लिए एक स्वाभाविक जमीन बन गया। तो फणींद्रनाथ घोष और योगेंद्र शुक्ल जैसे लोग जो HSRA से जुड़े, वे सिर्फ बागी नहीं थे, वे एक नई सामाजिक व्यवस्था के पैरोकार थे। बिहार अब सिर्फ फॉलोवर नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्रांति का एक थिंक टैंक बन रहा था। अब कहानी कुछ और व्यक्तिगत हो जाती है जब हम इन संगठनों से निकले कुछ चेहरों की बात करते हैं, जैसे कि योगेंद्र शुक्ला। उनका नाम आते ही एक तरह की लोक कथा जैसा महसूस होता है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो ब्रिटिश सरकार के लिए एक जीती जागती चुनौती थे। बिल्कुल। योगेंद्र शुक्ल का बार बार जेल से भागना ब्रिटिश प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा था। सोचिए, बक्सर जेल, हजारीबाग जेल, ये उस समय की सबसे सुरक्षित जेलें मानी जाती थी। उनका वहां से भाग निकलना सिर्फ एक व्यक्ति का भागना नहीं था, यह एक संदेश था कि तुम हमें दीवारों में कैद कर सकते हो, लेकिन हमारे इरादों को नहीं, हमारी आजादी की चाहत को नहीं। हर बार जब वो भागते थे तो वो बाहर आकर आंदोलन को और मजबूत करते थे। वो एक किंवदंती बन गए थे। अब फिर एक और कहानी है बैकुंठ शुक्ल की, जो दोस्ती, गद्दारी और न्याय के बहुत मुश्किल सवाल खड़े करती है। उन्हें फणींद्रनाथ घोष की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। ये दोनों कभी HSRA में साथी हुआ करते थे, एक ही मकसद के लिए लड़ते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ने दूसरे को मार दिया? यहाँ कहानी बहुत पेचीदा और अंधेरी हो जाती है। इसे समझने के लिए हमें लाहौर षड्यंत्र केस पर वापस जाना होगा। ये वही केस था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। इस केस में ब्रिटिश सरकार के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन फिर फणींद्रनाथ घोष सरकारी गवाह बन गए। मतलब वो अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। जी। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो ये लोग देश के लिए जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही भी दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ गद्दारी थी या इसके पीछे कोई डर, कोई मजबूरी या ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कोई बहुत बड़ा दबाव था? सवाल बहुत वाजिब है। दबाव निश्चित रूप से बहुत ज्यादा रहा होगा। ब्रिटिश पुलिस के टॉर्चर के तरीके कुख्यात थे, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के अपने नियम थे, अपना एक नैतिक कोड था। इस कोड में अपने साथियों से गद्दारी करना सबसे बड़ा पाप था। फणींद्रनाथ घोष की गवाही ने भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ केस को बहुत मजबूत कर दिया और आखिरकार उनकी फांसी का कारण बनी। इसे आंदोलन ने पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना। तो बैकुंठ शुक्ल ने एक तरह से बदला लिया। इसे सिर्फ बदला कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। उनकी नज़र में ये क्रांतिकारी न्याय था। जब देश की अदालतें दुश्मन के कब्जे में हों तो आंदोलन अपनी अदालत खुद लगाता है। बैकुंठ शुक्ल ने इस गद्दारी की सजा देने का जिम्मा उठाया। उन्होंने फणींद्रनाथ घोष को ढूंढ निकाला और उसकी हत्या कर दी। ये एक बहुत ही अंधेरी दुनिया की तस्वीर पेश करता है,
जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लकीर बहुत पतली थी। आपको अपने साथियों पर भरोसा भी करना है, लेकिन ये भी पता है कि कोई भी टूट सकता है। इसका जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता होगा इन क्रांतिकारियों पर। इस पूरी कहानी में हम अब तक सिर्फ पुरुषों के नाम ही सुन रहे हैं। क्या महिलाएं इस आंदोलन से पूरी तरह दूर थीं? क्या वो सिर्फ दर्शक थीं? बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का एक अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि प्रेरणा की कोई सीमा नहीं होती। जब बंगाल में शांति घोष और सुनीति चौधरी जैसी स्कूली छात्राओं ने कुमिल्ला के जिला मजिस्ट्रेट की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी, और बिहार में भी। मतलब उस एक घटना ने यहाँ की महिलाओं को भी प्रेरित किया। हाँ, उसने एक सोच को जन्म दिया। उसने ये दिखाया कि क्रांति के लिए सिर्फ मर्दों की जरूरत नहीं है। जो महिलाएं अब तक शायद पर्दे के पीछे से मदद करती थीं, संदेश पहुंचाना, हथियार छिपाना या क्रांतिकारियों को पनाह देना, उन्हें सीधी कार्रवाई की प्रेरणा मिली है। स्रोत बताते हैं कि इस घटना के बाद बिहार में भी महिला क्रांतिकारी विंग्स बनाने की कोशिशें हुईं। भले ही बिहार से कोई बड़ा महिला क्रांतिकारी नाम तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर सामने ना आया हो, लेकिन इसने एक जमीन तैयार की। इसने ये साबित किया कि क्रांति सिर्फ बंदूक और बम का खेल नहीं, बल्कि विचारधारा का संघर्ष है, जिसमें महिलाएं बराबर की भागीदार हो सकती हैं, और थी। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, मुजफ्फरपुर कांड की एक चिंगारी, अनुशीलन समिति और युवक संघों का संगठित नेटवर्क, योगेंद्र शुक्ल जैसे नायकों का अदम्य साहस और बैकुंठ शुक्ल के सामने खड़े हुए नैतिक सवाल, तो हमें क्या तस्वीर मिलती है? हमें स्वतंत्रता संग्राम की एक ज्यादा मुकम्मल और कह सकते हैं ज्यादा जटिल तस्वीर मिलती है। ये सिर्फ अहिंसक प्रदर्शनों या राजनीतिक वार्ताओं की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सीधी कार्रवाई और अंतिम बलिदान का रास्ता चुना। उनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। उनका योगदान आज़ादी की कहानी का एक अभिन्न और सम्मानित हिस्सा है, जिसे समझे बिना हम अपने इतिहास को पूरी तरह नहीं समझ सकते। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़े नामों से नहीं बनता। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बैकुंठ शुक्ल जैसे अनगिनत नायक थे, जिनके बलिदान ने आज़ादी की वो नींव रखी जिस पर आज हम खड़े हैं। बिल्कुल, उनकी कहानियों को याद रखना जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने क्यों किया। उन्होंने एक आज़ाद और बेहतर भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। स्रोत हमें क्रांतिकारियों के कार्यों के बारे में बताते हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ और अपने ही दल के गद्दारों के खिलाफ। ये सोचने पे मजबूर करता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में कोई आंदोलन न्याय को कैसे परिभाषित करता है और उस न्याय को करने का अधिकार आखिर किसे होता है।